हाय दोस्त। हम स्टैटिक्स जीके जीएस का 2 नंबर वीडियो में ला रहा हूँ। 2 नंबर ये वीडियो है, ठीक है। आप इसको अच्छा से देखिएगा। देखिए आज का मोटिवेशन क्या है। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। देखिए इंसान को उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए मेहनत का फल एक दिन मीठा होता है, मेहनत का फल ही मीठा होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और उम्मीद को लगाए रखना चाहिए, ठीक है। और अपने आप से अगर समझे जीत गए तो समझे दुनिया से हम लोग जीत गए। अपने आप से हारने का अर्थ है हम दुनिया से हार गए, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग शुरू शुरू करने चल रहे हैं वीडियो। आइए हम लोग 2 नंबर वीडियो का स्टैटिक्स जीए का हम लोग श्री गणेशाय नमः करते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या हम क्या पढ़ा चुके थे 27-28 तक उसमें। ठीक है दोस्तों, हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पर थे। देखिए दोस्तों, कह रहा है जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं से जो पूरा नहीं हो सकती के कारण होता है। उपरोक्त में से दीक्षा किसने दी थी, ठीक है। इसका आंसर होगा, देखिए वर्धमान ने नहीं दिए थे, ऋषभ देव थे। जो कौन थे ऋषभ देव? जैन धर्म का जो प्रथम संस्थापक थे वो ऋषभ देव ही थे, ठीक है। उसके बाद में इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, ठीक है। इनका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। और शंकराचार्य गौतम बुद्ध का ही नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। हम चारों देख लिए। अब आइए हम इसका कुछ का इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या है इसको हम लोग देख लें 28 नंबर के इम्पोर्टेंट पॉइंट में। अब देखिए कह रहा है कि जीवन कष्टों और दुख से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। उपरोक्त दीक्षा गौतम बुद्ध ने दी थी, ठीक है। ये जो दीक्षा दी थी हमारे गौतम बुद्ध जी ने दिए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध कहते हैं गौतम बुद्ध कहते हैं गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारी व्यक्ति पूरे जीवन में दुखी रहता है, कि पूरे जीवन में व्यक्ति दुखी रहता है। यह दुख कई तरह के हो सकते हैं, जैसे पीड़ा। गौतम बुद्ध कहते हैं ये हमारा दुख कई तरह से हो सकता है, जैसे में पीड़ा। हर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पीड़ा के दौर से गुजरता है और इसे वह बदल नहीं सकता है। गौतम बुद्ध का कहना है कि जितने भी व्यक्ति हैं वह मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा से वह और भावनात्मक का अर्थ हो गया दूसरा आदमी कुछ पूछ दिया, बोल दिया तो वो उन्हें अपने मन में रख के और हमेशा वो दुखी रहते हैं। उनका कहना है कि लोग उसे बदल नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है? बदल नहीं सकता है। ऐसे दुख से आप भाग नहीं सकते हैं, इसे स्वीकारना ही पड़ेगा। इसीलिए कोई भी आदमी कुछ बोले, कुछ कहे तो उन सबका बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। समझिए कि हमेशा आपको खुश रहना है। अगर ये सब अपने मन में, दिल में बात उतार लेते हैं तो समझिए आपको हमेशा रोना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसे आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। दुख आपसे भाग नहीं सकता है। जब दुख आएगा तो सुख आएगा, सुख आएगा तो क्या आएगा? दुख आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि विपरी नवा दुख, ठीक है। यह दुख बदलाव से संबंधित है। यह दुख किससे संबंधित है फ्रेंड्स? बदलाव से संबंधित है, ठीक है। कुछ लोगों के जीवन में होने वाले बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और वो दुखी हो जाते हैं। उनका कहना है गौतम बुद्ध का कि कुछ व्यक्ति वैसे होते हैं जो अपने जीवन में बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मान के चलिए आज हम धनिक हैं, कल हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो उस स्थिति में लोग क्या होता है? बदल जाता है। उस स्थिति में अपने आप को क्या नहीं कर सकता है? स्वीकार नहीं कर सकता है और उसी के कारण क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, ठीक है।
ठीक है, इसीलिए जीवन जैसा भी हो, समय बदलता रहता है, आता जाता रहता है, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। दुख तो जब सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। ये ज़िंदगी का 2 ही रास्ता है, एक सुख और दुख। जब सुख आएगा तो दुख जाएगा, दुख आएगा तो सुख जाएगा। इसीलिए इंसान को घबराना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? गौतम बुद्ध का कहना है कि जीवन आनंद से भरे पल जैसे ही बीत जाते व्यक्ति दुखी हो जाता है, क्योंकि वह सुख के बाद मिले दुखी रूपी बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाता है। गौतम बुद्ध का कहना है कि जब कोई व्यक्ति मतलब सुख में रहता है, ठीक है, सुख में रहता है, उसके बाद में जब उसे थोड़ा दुख मिलता है तो उसे स्वीकार नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? स्वीकार नहीं कर पाता है और क्या करता है, और वह दुखी हो जाता है। मगर इस अवस्था में उसको दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है? इंसान जैसा भी हो वैसा समझिए समय बदल रहा है। भगवान के पास भी दुख आते हैं और जाते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, जिसको हम भगवान को मानते हैं, पूजते हैं। इसीलिए इंसान को मतलब अपने दुख रूपी बदलाव को देख जो दुख है उसको बदलाव को देख कर, सुख को बदलाव को देख कर उसे नहीं मतलब दुखी होना चाहिए। इसको इस बदलाव को उसे स्वीकार करना चाहिए। नहीं, यह हमारी जिंदगी का हिस्सा है और रहेगा, और जब तक है तब तक रहेगा। तब हम लोग क्या रह सकते हैं? खुश रह सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? ठीक है, उसके बाद में संखरा दुख क्या है? संखरा दुख क्या है? संकरा दुख क्या है? संकरा दुख क्या है? संकरा दुख क्या है? यह अस्तित्व की पीड़ा है। क्या है? अस्तित्व की पीड़ा है। क्या है? अस्तित्व की पीड़ा है। यानी अस्तित्व में जब जब असंतोष उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। मान के चलिए अस्तित्व, मान के चलिए आज हमारा बहुत नाम है, लेकिन कल एक ऐसा समय आएगा कि हमारा अस्तित्व नहीं आ जाएगा, हमारे स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति ले लिया। मान के चलिए हमारा रैंक आया, चाहे आपका रैंक 50 आया, आप सबसे गांव में टॉपर आदमी है, लेकिन आपको कोई आदमी रैंक तोड़ दिया और उसका नंबर आ गया 51। तो उस स्थिति में जब आदमी दुखी होता है तो उसी को हम संखरा दुख कहते हैं। क्या कहते हैं? संखरा दुख। ऐसे दुख का कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक कारण होता है। मतलब जब ये दुख आता है तो आपको कोई बाहर से फोर्स नहीं करता है, आप खुद ही अंदर से दुखी हो जाते हैं। लेकिन इसे भी आपको स्वीकारना पड़ेगा कि देखिए हर आदमी को तोड़ने वाला कोई ना कोई आ जाता है। इसीलिए इस धरती पर ना कोई अमर है ना कोई अमर रहेगा, ठीक है? इसलिए देखिए समय बदलता रहता है। जितने भी आईएएस वाले हैं, मान के चलिए किसी का रैंक 50 आया, किसी के 60 आया, 1-2 नंबर तो इधर उधर होते रहे, उसको भी तोड़कर कोई आगे निकल जाएगा, ठीक है? तो ये होते रहता है, बदलाव होते रहता है। इसको हम लोग को अपने जीवन में उतारना चाहिए और क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स? अब आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है फ्रेंड्स? 29 नंबर क्या कहता है फ्रेंड्स? 29 नंबर कहता है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, ठीक है? जो श्वेतांबर है और दिगंबर है वो किस धर्म का है? तो इसका आंसर होगा बुद्ध धर्म का है, ठीक है? बुद्ध धर्म का है, इसका यही सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है? इसका सही आंसर यही होगा। अब देखिए श्वेतांबर और दिगंबर। अब आइए इसका थोड़ा हम लोग अन्य तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। अन्य तथ्य में क्या क्या दिया हुआ है, महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग आ गए हैं अब, ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहा है। कह रहा है जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के स्थापना पत्र बहु और श्वेतांबर संप्रदाय के स्तुलवर्दे ने थे, ठीक है? विभाजन के मुख्य कारण मगध में अकाल पड़ना था, जिसे भद्रबाहु के नेतृत्व एक जैसा दक्षिण भारत में हस्तांतरित होने के मजबूर किया, ठीक है? दिगंबर भिक्षु आचार्य भिक्षा वंश से संबंधित और श्वेतांबर हैं भिक्षाओं को आचार्य स्थूलभद्र की पालन करते हैं, ठीक है? ये होगा जो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है? बुद्ध धर्म नहीं होगा, जैन धर्म होगा, ठीक है फ्रेंड्स? जैन धर्म होगा, ठीक है? 30 नंबर क्या कहता है? जैन के तीर्थकार के नाम क्या थे?
पार्श्वनाथ था। क्या था? पार्श्वनाथ था। आपको याद रखना होगा, ये हमारे पहले थे, ये 24वें थे। ये महावीर कितने नंबर के थे? 24वें थे। और मौलवी जो मौलवी मतलब ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग, कहाँ आते हैं हम लोग? अब हम लोग आते हैं 30 नंबर के, कहाँ पे? 30 नंबर के अन्य तथ्य पे। 30 नंबर के अन्य तथ्य पे। 30 नंबर के 30, 29 हो गया फ्रेंड्स, 30 हो गया। अब हम लोग आते हैं 30 नंबर के अन्य तथ्य पे। कह रहा है पार्श्वनाथ जैन धर्म के क्या थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के क्या थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। ठीक है, महत्वपूर्ण मूल्य। जैन धर्म विद्वानों महात्माओं को तीर्थकार सह कहा जाता था। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, हम अभी आपको बताए हैं। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। परीक्षा में कई बार पूछ चुका है फ्रेंड्स, कई बार पूछ चुका है कि बताइए पार्श्वनाथ काशी के राजा किसके पुत्र थे? पार्श्वनाथ काशी के राजा, इनके पिता का नाम क्या था? तो अश्वसेन। इनके अश्वसेन, पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन। ठीक है, यह परीक्षा में दे देगा। अश्वसेन का पुत्र का नाम है पार्श्वनाथ नाम है। ठीक है, महावीर नहीं होगा मेरे दोस्त, इसमें होगा महावीर स्वामी जैन धर्म, मेरे भाई मेरे दोस्त, समझे? अब आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो हम अभी आपको बताए हैं जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है दोस्त? किस धर्म से संबंधित है मेरे भाई? जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म से क्या है? संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है मेरे भाई? जैन धर्म से संबंधित है मेरे भैया, समझे? अब आइए आगे चलते हैं, इसका कुछ एमसीक्यू देखते हैं। इसका जो सिस्टम होगा वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अब इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अब देखिए इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसका महत्वपूर्ण तथ्य है मेरे भाई, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय की स्थापना भद्रबाहु ने की और श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बताइए दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? जैन धर्म के। क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ है, हम भी क्वेश्चन में देखे हुए हैं, पूछा हुआ है जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किसने किया था मेरे भाई? तो भद्रभाहु ने किया था। किसने किया था? भद्रभाहु ने किया था। ठीक है, और श्वेतांबर की स्थापना किसने किया था मेरे भाई? श्वेतांबर की स्थापना स्थूलभद्र। अब देखिए इसका ट्रिक याद कीजिए, स से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र। ठीक है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये याद हो जाएगा तो समझिए ये भी अपने आप दिगंबर वाला अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे भद्रभाहु है, याद हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। विभाजन का मुख्य कारण मगध में अकाल पड़ना था। जो भी वहां पे जैन धर्मों में जो भी विभाजन हुआ, तो मगध जो हमारा पाटलिपुत्र है, वहां का अकाल पड़ना था, जिसने भद्रभाहु के नेतृत्व में एक समूह दक्षिण भारत के आस्थापित होने के लिए मजबूर किया। और दक्षिण भारत में अब देखिए जो भी विभाजन हुआ, ठीक है, तो भद्रभाहु कहाँ पे स्थानांतरित हुए? दक्षिण भारत में। ठीक है, और दिगंबर भिक्षु, ठीक है, सब भीख मांगते थे गांव में घूम घूम। दिगंबर भिक्षु आचार्य भी विशाखा के वंश से संबंधित है। ठीक है, जो दिगंबर भिक्षु हैं वह आचारा किससे संबंधित है? आचारा विशाखा के वंश से संबंधित है। और श्वेतांबर भिक्षु आचार्य स्थूलभद्र की परंपरा का पालन करते हैं। ठीक है, जो दिगंबर जी हैं, दिगंबर महाराज जो हैं वो भद्रभाहु, इनका स्थापना मतलब इनके पिता दिगंबर के पिता किसे माना जाता है? दिगंबर के पिता किसे माना जाता है, बता सकते हैं? दिगंबर का पिता भद्रभाहु को माना जाता है।
किसे माना जाता है? भद्रभाहु को। और श्वेतांबर का पिता किसे माना जाता है? स्थलभुद्र को माना जाता है। स्थलभुद्र को माना जाता है। स्थलभुद्र को माना जाता है। ठीक है, स्थलभुद्र को माना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब चल रहे हैं हम 32 नंबर एमसीक्यू पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब 32 नंबर एमसीक्यू क्या कहता है? ये देखिए आदित्य रंजन सर का, जिसको बैच उच लेना है आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या शुरू हो गया? चैप्टर 2 मॉडर्न हिस्ट्री, गवर्नर एंड विक्टोरिया ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हो गया। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। यह इससे पक्का है कि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है श्वेतांबर एवं दिगंबर को भद्रभाहु ने मतलब शुरू किया था। और उसके बाद में श्वेतांबर थे, उसे स्थलभद्र ने। ठीक है, स से श्वेतांबर, स से स्थलभद्र। ठीक है, आपको इतना याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चल रहे हैं आगे। ठीक है, अब कह रहा है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? ठीक है, इसका आंसर होगा डलहौजी ने। ठीक है फ्रेंड्स, डलहौजी ने सिक्किम को भारत में विलय किया। ठीक है, जो सिक्किम स्टेट है हमारा, वह डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? उसको भारत में शामिल किया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। अब चलिए उसका कुछ एमसीक्यू, जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो हम देख ले। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि डलहौजी ने सिक्किम को क्या किया? भारत में विलय करवाया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पेंस को लागू किया। ठीक है, लागू किया। अब आपसे पूछेगा परीक्षा में, बताइए शिक्षा संबंधी सुधार सबसे पहले किसने किया? तो डलहौजी ने किया। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया? तो वुड डिस्पैच को लागू किया, मगर कोई कानून था, कोई नियम था, उसके अनुसार ये लागू किया। ठीक है, उसके बाद में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भाई, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जो हमारा भारत में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। ठीक है, अब परीक्षा में पूछेगा, आप लोग पोस्ट ऑफिस तो देखे होंगे, खाता खुलवा रहे होंगे 200 में मेरे रसगुल्ला, लेकिन आप लोग देखिएगा एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कब हुआ? तो 1854 ईस्वी में हुआ। कब पारित हुआ? 1854 ईस्वी में हुआ। ठीक है, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ? 1854 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और भारत में पहली बार क्या हुआ? डाकों का प्रचलन हुआ। ठीक है, डाक टिकट का प्रचलन हुआ, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में इसके काल में ही प्रथम रेलवे 1853 ईस्वी में लाइन मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाई गई इसी के काल में। ठीक है, इसी के काल में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच में बिछाई गई। और 1853 ईस्वी में क्या हुआ मेरे भाई? 1853 ईस्वी में डलहौजी के ही देख रेख में भारत के प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच में बिछाई गई। ठीक है, और पहली बार इसी के माध्यम से पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ और 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब लॉर्ड हेगिस्टन्स 1813 से 1823, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अब देखिए, हेगिस्टन के समय पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों का प्रमुख नेता वो वसूल मोहम्मद चितू एवं करीम खां थे। ठीक है, पिंडारियों के, इसने मराठा की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने जो भी लॉर्ड हेगिस्टन थे वो क्या किए थे?
वो क्या किए थे, उन्होंने मराठों की शक्ति को, जो भी मराठा के राजा थे उन्हें उनको पराजित करके और मराठा को छीन लिया था। इनके द्वारा प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया और प्रेस के मार्ग निर्देश के नियमों बनाए गए। जो भी वहाँ न्यूज जो भी प्रेस था, तो जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जो सिस्टम नहीं करना है उस सब को हटा दिए और एक नया दिशा निर्देश क्या कर दिए, लागू कर दिए। ठीक है। इसके समय में 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तरी अधिनियम लागू किया गया, जो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी 1816 में लॉर्ड हैगिस्टन के काल में हुआ। ठीक है, जो आंग्ल नेपाल का युद्ध था। ठीक है, 1822 ईस्वी में इन्होंने टेनेंसी एक्ट काश्तरी अधिनियम लागू किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्होंने 1814 से 16 में लॉर्ड डलहौजी ने 1814-16 ईस्वी में इसी के काल में क्या हुआ, आंग्ल नेपाल का युद्ध हुआ, जो 1816 ईस्वी में क्या हुआ, भारत में मतलब उस बिहार का जो संधि हुआ, जो आकर बिहार में मिल गया, उसका नेपाल का कुछ भाग है, जैसे रक्सौल का इधर वाला भाग है, आकर मिल गया फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है लॉर्ड विलियम बैटिंग। ये बहुत हार्ड है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। लॉर्ड बैटिंग भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त हुआ था। ठीक है, बेंटिंग जब भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला था तो उसके पहले ही 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त हुआ। ठीक है, 1806 ईस्वी में उसने सैनिक को माथे पर जातीय चिन्ह लगाने और कानों में बालियां पहनने से माथा कर दिया, जिससे बेलूरू के प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ। ठीक है, अब परीक्षा में पूछेगा बेलूरू का प्रथम धार्मिक विद्रोह कब हुआ था, 1806 ईस्वी में। तो किसके कारण हुआ, पहले के जो सैनिक थे मतलब जो भी इंडियन सैनिक को भर्ती में लिया था, तो वे लोग अपने माथे पर जाति के चिन्ह और कानों में बाली पहनते थे। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा तो भगत सिंह एक फिल्म है, उसको जाकर देख लीजिएगा। उसमें आप देखिएगा कि जितना भी सिस्टम वाला जो सिस्टम है वो लोग क्या कर रहा है, उसमें अपना कान के बाली वाली सब पहना हुआ है, मगर सब कोई नहीं, कोई। ठीक है, अच्छा, बेंटिंग के उत्तरवादी उसका समय विभिन्न सामाजिक सुधारकों के लिए जाना जाता है। मतलब जो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, वह सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। बहुत समाज को सुधार किया था इन्होंने आकर, समाज में इन्हें समाज सुधारकों के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में सती प्रथा का अंत 1829 में हो गया। सती प्रथा का अंत 1829 में सती प्रथा का अर्थ समझते हैं क्या होता है, मतलब जब उसका पति मर गया है तो उसके साथ ही उसके पत्नी को जला दिया जाता था, जो बहुत ही खराब स्थिति था, लेकिन उसको 1829 ईस्वी में क्या हुआ, हटा दिया गया। ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी तक हो चुका था। सरकारी सेवाओं में मदभाव में इन्होंने लॉर्ड बेंटिंग ही हटाया था। लॉर्ड बेंटिंग ही सती प्रथा को क्या किया था, हटाया था, बेंटिंग जी ने हटाए थे। सरकारी सेवाओं में मतभेदों अंत 1833 में चार्टर एक्ट धारा 87 द्वारा अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाना। 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। ठीक है, सबसे पहले कलकत्ता में 7 मार्च 1835 ईस्वी को मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। आपसे परीक्षा में पूछेगा, बताइए, आपके परीक्षा में पूछेगा कि बताइए ये सब विलियम बेंटिंग के शासन काल में हो रहा है। ठीक है, ये सब किसके शासन काल में हो रहा है, विलियम बेंटिंग के शासन काल में हो रहा है। 1835 ईस्वी में कलकत्ता में सबसे पहले बेंटिंग के देखरेख में 1800 कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। अव्यवस्था का आरोप लगाकर 1831 से मैसूर 1834 में कुर्ग तथा कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया। ठीक है फ्रेंड्स,
ये क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक अव्यवस्था का आरोप लगाकर, मगर यहाँ का व्यवस्था सही नहीं है, या है वह है दिस डेट बात करके 1831 ईस्वी में मैसूर को और 1834 ईस्वी में कुर्क का छाड़ के रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया। इसी ने सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में 42 हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1836 से 42 में, ठीक है, आंग्ल अफगान का युद्ध में बहुत ही जोर शोर से भाग लिया था फ्रेंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। इतिहासकार का कहना है फ्रेंड्स, इतिहासकार इनस ने युद्ध को भारतीय इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्धों में गणना की, ठीक है। उसके बाद में त्रिपक्षीय संधि शाह शुजा, ठीक है, जो त्रिपक्षीय संधि शाह शुजा थे, जो पाकिस्तान का भगोड़ा शासक थे, क्या थे, भगोड़ा शासक थे, क्या थे, भगोड़ा। त्रिपक्षीय संधि मतलब शाह शुजा के बीच हुआ, ठीक है, और शाह शुजा के बीच हुआ, जो अफगानिस्तान के भगोड़ा शासक था रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई, ठीक है। जो रणजीत सिंह और शाह शुजा, ये कहाँ का था, शाह शुजा ये कहाँ का था, पाकिस्तान था। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ, बीच त्रिपक्षीय संधि हुई, लेकिन शाह शुजा के बीच में नहीं हुआ क्योंकि यह भगोड़ा शासक था, ठीक है। इस संधि के द्वारा शाह शुजा को पाकिस्तान की गद्दी पर बिठाया जाना तय हुआ, परंतु बाद में रणजीत सिंह इस संधि से अलग हो गए, ठीक है, इस संधि से अलग हो जाए। इस संधि के द्वारा शाह शुजा को, ठीक है, अब पाकिस्तान की गद्दी पर बिठाया जाना तय हुआ, परंतु बाद में रणजीत सिंह ने इस संधि से क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। रणजीत सिंह जो थे, मतलब ये दोनों आदमी आपस में बहुत ही अच्छा मित्र था, क्या था लोग, बहुत ही अच्छा मित्र था, लेकिन ये सब बाद में क्या हो गया, रणजीत सिंह ने जब हट गए तो ये भी इन्हें इस संधि से अलग कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आइए 2 नंबर में देखते हैं 2 नंबर क्या कहता है। अब देखिए 2 नंबर क्या कहता है। 2 नंबर कहता है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई। अभी तो आपको पढ़ाए हैं, अभी तो आपको बताए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा। क्या होगा, ए नंबर होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी होगा, ठीक है मेरे भाई, क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा, ठीक है। अब देखिए, अब 3 नंबर पर चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं, 3 नंबर पर लॉर्ड डलहौजी होगा, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा जान लीजिए, लॉर्ड डलहौजी के बारे में। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच में बिछाई गई। ये पीछे तो पढ़ाए हैं, देखिए। अब क्या हुआ, 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, तथा लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्याप्त, ठीक है फ्रेंड्स। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल बनकर कहाँ आया, भारत में आया। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अर्ल ऑफ डलहौजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्याप्त सिद्धांत के तहत विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था, ठीक है। डलहौजी के द्वारा व्याप्त सिद्धांत के तहत जो प्रथम सतारा को विलय किया गया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के गवर्नर जनरल को कार्यभार को कम करने के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की। क्या किया,
व्यवस्था की। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा संबंधित सुधारों हेतु 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। ठीक है, ये तो पीछे बताए हुए थे हम। लॉर्ड डलहौजी ने डाक विभाग में सुधार करने हेतु 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया। ये भी आपको बताया है 1854 ईस्वी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी पोस्ट ऑफिस से संबंधित सवाल आएगा समझिए लॉर्ड डलहौजी ने, उसी के शासन काल में आज जो भी मोदी जी हैं, जो भी सब कोई है पोस्ट ऑफिस में हम लोग खाता खुलवा रहे हैं, समझिए लॉर्ड डलहौजी का ही काम है। लूट कर तो ले गया पूरा देश को, लेकिन कुछ छोड़ गया जो आज हमारे लिए अद्वितीय है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रांड ट्रंक का रोड की स्थापना कराया। ठीक है, कार्य शुरू कराया। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रांड ट्रंक, जो कलकत्ता से दिल्ली जाती है, ग्रांड ट्रंक रोड जो सबसे बड़ी रोड है, ठीक है, NH-44 है सबसे बड़ा रोड, जो उन्होंने डलहौजी ने ही निर्माण कराया। इसने वायर का भी जो तार होता है उसका भी ये शुरू करवाया था, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं जस्ट फ्रेंड्स। अब चल रहे हैं मेरे रसगुल्ले मेरे दोस्त, देख रहे हैं नीतीश कुमार का वीडियो सेक्स एजुकेशन पर क्या क्या बोल रहे हैं, टीचर वैकेंसी पर हैं, क्या बिहार जा रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग को तो पढ़ना ना है, हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त। अब देखिए, भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरू की गई। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरू की गई, 1853 ईस्वी में फ्रेंड्स। कब? 1853 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चल रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखने। ठीक है फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन देखने। ठीक है फ्रेंड्स, 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर और कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो देख लिया जाए। ठीक है, प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। भारत में रेल निर्माण की दिशा प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में डलहौजी ने उसी ही के समय काल में 1853 ईस्वी में क्या हुआ था, हम लोग क्या बिछाए हुए थे, रेल को बिछाए हुए थे, जो रेल का पटरी होता है, लाइन होता है, उसको बिछाया गया था। समझे मेरे दोस्त। अब देखिए, अब आगे चलिए, अतिरिक्त जानकारी थोड़ा हम लोग देख लें क्या क्या है। अब आइए देखते हैं 1848 से 1856 के बीच में क्या हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में पंजाब पर अधिकार कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर कब अधिकार किया था, 1852 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1852 में लोअर बर्मा तथा पेंगू का विलय कराया। पेगू कोई स्थान है, उसका विलय कराया। ठीक है, 1800 विलय का अर्थ होता है अपने अंदर शामिल कर लेना, हथियार लेना, छीन लेना, समझे, उतना ही। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने 1852 ईस्वी में क्या कराया, एक ईमान नामक कमीशन की स्थापना कराया। ठीक है, इसका उद्देश्य अब भूमिहीन रहित जागीरों को पता करके उन्हें बताना था। ठीक है, 1856 ईस्वी में इन्होंने तोपखाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। ठीक है, शिमला में स्थापित किया। अब परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि तोपखाने का जो मुख्यालय था वो कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट हो गई और कितने ईस्वी में, तो 1856 ईस्वी में मेरठ में शिफ्ट हो गई। उसे शिफ्ट किसने करवाया, लॉर्ड डलहौजी ने करवाया। किसने करवाया, लॉर्ड डलहौजी ने करवाया। किसने करवाया, लॉर्ड डलहौजी ने करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, 1856 ईस्वी में जो हमारा जो सिस्टम था, क्या सिस्टम था, 1856 ईस्वी में जो हमारा सिस्टम था, जो कलकत्ता में जो भी सिस्टम था, जो भी तोपखाने का जो भी मुख्यालय था,
उसको 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी महाराज ने उसे कहाँ शिफ्ट करवा दिए, मेरठ में। ठीक है, उसके बाद में और जो सेना का मुख्यालय था वो शिमला में स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद में शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक 5 बार आ चुका है। जो जितना बार आएगा समझिए उतना ही बार महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। डलहौजी के समय में ही 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ। ठीक है, एक्ट पारित हुआ और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। डाक टिकट एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेजते थे पहले, लेकिन अब तो मोबाइल आ गया है। मोबाइल पर तो लोग बात कर रहा है। देखिए बात कितना हो रहा है, नीतीश जी की बात सुनिए। नीतीश जी क्या क्या कह रहे हैं। क्या नीतीश जी, आप भी बहुत महान व्यक्ति है, महानों में महान है, क्या बात है। ठीक है, डलहौजी ने 1852 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। सवाल पूछता है डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार कब किया, तो 1852 ईस्वी में किया। कब किया मेरे भाई, 1852 ईस्वी में किया। आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। अब देखिए, कम से कम हम लोग इसमें 15 को क्वेश्चन जरूर ही कर लेंगे, लगभग 1.5 घंटा का। ठीक है फ्रेंड्स, 1850 में सिक्किम राज्य के दूरवर्ती प्रदेश जिनमें दार्जिलिंग आदि सम्मिलित थे भारत में मिला लिए गए थे। ठीक है, 1850 ईस्वी में क्या हुआ, जो भी सिक्किम राज्य के मतलब दूरवर्ती प्रदेश थे, जैसे दार्जिलिंग थे, दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए। ठीक है, भारत में डलहौजी ने इसको क्या किया था, मिला लिया था। ठीक है, डलहौजी ने क्या किया था, इसे मिला लिया था। तो आप लोग इतना याद रखिए, आप लोग इतना याद रखिए मेरे भाई। अब देखिए, अब हमारा अगला क्या है, अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग इतना याद रखिएगा। शिक्षा डलहौजी ने 1854 ईस्वी में इस पैच को लागू किया। पोस्ट ऑफिस 1854 ईस्वी में क्या किया, पारित किया। 1852 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया। इतना कम से कम आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में इन्होंने कलकत्ता का जो भी सिस्टम था तोप खाने का, उन्होंने मेरठ में शिफ्ट करवाया डलहौजी ने। और क्या किया, और जो भी हमारा सैनिक लोग था, उसका सैनिक लोग था, तो उसको उसको सिक्किम शिमला में क्या करवाया, मुख्यालय बनवाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्त 4 नंबर पर। थोड़ा भारी भारी है, क्या कीजिएगा, MCQ है मगर बहुत इम्पोर्टेंट है, मत छोड़िए प्लीज़ मेरे भाई, मत छोड़िए इसको, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं 4 नंबर पर। कहाँ आते हैं, 4 नंबर पर। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, कहाँ हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लिटन के समय, कर्जन के समय। इसका आंसर होगा डफरिन के समय। क्या होगा, डफरिन के समय, डफरिन के समय। अब आइए डफरिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। क्या जान लें, महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें डफरिन के बारे में हम लोग जान लें। डफरिन के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम लोग जान लें। ठीक है, अब देखिए डफरिन, डफरिन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ठीक है, आंग्ल बर्मा का युद्ध कब हुआ, आपसे परीक्षा में या हमसे बहुत बार पूछा हुआ है कि बताइए आंग्ल बर्मा का युद्ध कब हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ मेरे भाई आंग्ल बर्मा का युद्ध, याद रखिएगा। कब हुआ, 1885 ईस्वी में हुआ। आंग्ल बर्मा का युद्ध कब हुआ मेरे भाई, 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा कि बताइए आंग्ल बर्मा का युद्ध कब हुआ, तो 1885 ईस्वी में हुआ, हम लोग को बताना है ये। ठीक है, उसके आगे क्या है, 1 जनवरी 1986 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। ठीक है, जो भी आंग्ल
एक जनवरी एक जनवरी को 1886 को मतलब कहाँ मिला लिया गया, ठीक है, कहाँ मिला लिया गया, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया, ठीक है, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य के अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय का वायसराय डफरिन था। डफरिन ने ही युद्ध करवाया और क्या किया, 1886 ईस्वी में बर्मा को ब्रिटिश भारतीय प्रांत में राज्य में क्या किया, मिला लिया फ्रेंड्स। उसके बाद में आगे चलिए, आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है फ्रेंड्स, डफरिन 1848 से 1884, ठीक है, डफरिन। उसके बाद में 1885 में बंगाल, उसका जो कार्यकाल है 1884 से 1888 तक, उसका थोड़ा कार्यकाल देख लिया जाए, 4 साल में क्या क्या किया है डफरिन। डफरिन ने 1885 ईस्वी में बंगाल में टेनेंस एक्ट पारित किया, ठीक है। 1887 में पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया। 1885 ईस्वी में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापित किया। ऐसा ना आदमी जो लेडीज को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, लेकिन नीतीश जी क्या कर रहे हैं लेडीज के बारे में, पूरा दुनिया सुनकर अचंभ है। क्या महाराज नीतीश महाराज जितना नौकरी नहीं दिए उतना आप ले लिए इज्जत सब किसी का, ठीक है। 1885 ईस्वी में बर्मा का तीसरे युद्ध डफरिन ने बर्मा को जीत कर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अभी तो पीछे पड़े थे हम लोग। इसके समय में ही कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। पूछेगा परीक्षा में, बताइए कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी, तो डफरिन के समय में हुई थी। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन था, तो डफरिन था, ठीक है। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। जो भी 1887 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में हुई थी। और 1854 ईस्वी में क्या हुआ था मेरे भाई, 1854 ईस्वी में क्या हुआ था बताइए ना, डलहौजी के समय में पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन हुआ था। याद रखिए ना मेरे भाई, हम भी तो पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं, आप लोग भी देखते रहिए मेरे भाई। लॉर्ड डलहौजी 1848 1856 ईस्वी में, डलहौजी 1852 ईस्वी में क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। आपको बताया है 1848 में 1808 डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, ठीक है। 1852 में बर्मा तथा पेंगू में विलय करवाया, कौन, डलहौजी ने, ठीक है। 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना, इसका उद्देश्य भूमि और को छीनना था, ठीक है फ्रेंड्स। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने का मुख्यालय कोलकाता तथा मेरठ की स्थापना मुख्यालय स्थापित किया। किसने करवाया, डलहौजी ने करवाया। लॉर्ड लिटन ने 1876-80 में साहित्य जगत में ओवन मैरीडिथ नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अब बताइए, परीक्षा में पूछेगा, बताइए मैरीडिथ के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन हम लोग पढ़ चुके, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, बेंटन के नाम पर। उसके बाद में डफरिन, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में कौन महाराज है, लिटन महाराज है, लिटल, ठीक है। ये सब लॉर्ड है, लॉन्ड है, ये सब क्या है, लॉन्ड है, भोसड़ी वाला। ये सब आगे देश लूट कर चला गया, ठीक है। जहाँ लॉर्ड आएगा तो वहाँ लॉर्ड कहने की जरूरत नहीं है, लॉन्ड बोलिए, ठीक है। मैरीडिथ के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में 3 गो चीज हम लोग पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी लॉ से समझ जाइए। उसके बाद में हम लोग पढ़े बेंटन। उसके बाद में आप लोग समझ जाइए, तीसरा का नंबर आप लोग हम लोग क्या पढ़े, डफरिन। उसके बाद में हम लोग लिटन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। लिटन ने क्या क्या कार्य करवाया, लिटन ने लिटन मैरिथी नामक प्रसिद्ध विद्यालय बनाया। इसके समय में 1876-78 में अकाल पड़ा। अब किसके समय में अकाल पड़ा था, लिटन के समय में अकाल पड़ा था। किसके समय में अकाल पड़ा था मेरे दोस्त, किसके समय में अकाल पड़ा था, किसके समय में अकाल पड़ा था, बता सकते हैं किसके समय में,
लिटन के समय में अकाल पड़ा था मेरे भाई, लिटन के समय में अकाल पड़ा था। ठीक है दोस्त, अब आगे चल रहे हैं, अब आगे चल रहे हैं 1876-78 में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। ठीक है, अब क्या कह रहा है, राज उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी में पारित हुआ, जिससे रानी विक्टोरिया के सर एज हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। रानी विक्टोरिया समझिए, भारत देश पर अत्याचार करके उसे सर ए हिंद की उपाधि विभूषित किया गया। बताइए, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को प्रथम दिल्ली दरबार में आयोजन किया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया। ठीक है, जो दिल्ली में पेश किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कब आया, 1878 में आया। ठीक है, वो लिटन के समय में ही आया था। ठीक है, वो लिटन के समय में ही आया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित हुआ। उसी समय भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ लिटन के समय में। सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ठीक है, जब सिविल सेवा जो परीक्षा थी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपका ख्वाब है, वहीं जो इसका 21 साल से घटाकर 19 साल हो गई। उसके बाद में 1878 ईस्वी के बीच द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। ठीक है, अब बताइए अफगान युद्ध द्वितीय कब हुआ, लिटन के समय में ही हुआ था, 1878 से 1870 ईस्वी में हुआ फ्रेंड्स, 1878 से 1870 ईस्वी में हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, अब लॉर्ड कर्जन 1889 से 1905 ईस्वी तक भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय था। जो लॉर्ड कर्जन था वो 1899 से 1995 ईस्वी तक का यह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय था। लोग इसे बहुत पसंद करते थे। 1899 ईस्वी में 1900 ईस्वी में अकाल पड़ा। इसके लिए कर्जन ने सर एंड्रू मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयुक्त गठन किया, जिसने अकाल के आयुक्त के गठन की सिफारिश की गई थी। ठीक है, 1901 ईस्वी में सर आकलिन स्कॉट ने मनीफ्राय की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद में सर, ठीक है, जो कर्जन महाराज थे तो 1991 ईस्वी में सर कालीन की मनफिक्र की अध्यक्षता में सिंचाई का आयोजन किया। ठीक है, 1900 अभी कर्जन का ही समय, लॉर्ड कर्जन, 4 गो हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड डलहौजी के बाद में क्या, डलहौजी के बाद में बेंटन के बाद में डॉफरिन, उसके बाद में डॉफरिन के बाद में लिटन के बाद में कौन है, लिटन के बाद में ये महाराज है, कौन महाराज, कर्जन महाराज है। कौन, कर्जन महाराज है। 5 गो मतलब जो भी वायसराय थे, जो मेन वायसराय थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 1902 ईस्वी में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोजन की गठित किया, जो हमारे देश में पुलिस है, इन्हीं के कारण है। 1903 ईस्वी में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की गई। ठीक है, सीआईडी की स्थापना की गई। 1903 ईस्वी में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की गई। 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोजित या गठित किया गया और 1904 ईस्वी में उसका आधार भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय गठित किया गया और 1904 ईस्वी में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो गया। अच्छा बताइए, आपसे सवाल पूछेगा, यहाँ से 2 सवाल निकलेगा। बताइए किसके अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय का आयोग गठन हुआ, किसके अध्यक्षता में, बताइए। सर थॉमस के अध्यक्षता में, अभी इसका
अभी कर्जन का ही काल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में 1904 ईस्वी में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो गया, स्थापना हो गया, होना शुरू हो गया। उसके बाद में आगे चलिए, ठीक है। उसके बाद में आगे उसके बाद में आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है आगे। अतिरिक्त जानकारी टेनिस एक्ट, इसके अंतर्गत जमींदारी अपनी इच्छा के अनुसार किसानों को भूमि नहीं छीन सकते थे, ठीक है। टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत जमींदार अपनी इच्छा के अनुसार किसानों से भूमि नहीं छीन सकते थे, एक कर्जन ने लागू किया। तो हम लोग 5 वायसराय के बारे में पढ़ चुके हैं। सर्वप्रथम डलहौजी के बाद में डलहौजी के बाद में हम लोग उसके बाद में डलहौजी के बाद में हम लोग लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन नहीं, डलहौजी के बाद में डफरिन, ठीक है। डफरिन, ठीक है। उसके बाद में लॉर्ड लिटन के बाद में कर्जन, ठीक है। उसके बाद में लिटन, ठीक है। 5 गो के बारे में हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। उसके बाद में आइए 5वां नंबर क्या कहता है। सबसे पहले डलहौजी के बाद में बेंटन के बाद में कौन, बेंटन के बाद में लिटन के बाद में डेफरिन के बाद में कौन, कर्जन। 5 गो वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ चुके। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे डलहौजी, उसके बाद में कौन, डलहौजी के बाद में बेंटन के बाद में कौन, बेंटन के बाद में कौन, उसके बाद में डफरिन के बाद में लिटन के बाद में कर्जन, ठीक है। कर्जन हम लोग 5 गो पढ़ चुके हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण किसके काल में हुई थी। तो लॉर्ड हेगिस्टन के, शायद ये आंसर हो सकता है मेरे भाई को। ये किसके काल में, ए नंबर इसका आंसर होगा। किसके काल में, सी नंबर आंसर होगा इसका। किसके काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। समझे, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, ठीक है दोस्त। उसके बाद में चलिए, उसके बाद में 5 नंबर का कुछ अन्य तथ्य, यह तो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हमको चलना है दोस्त 1861 ईस्वी में। 1800 भारत में पुरातत्व संबंधित प्रयास 1784 में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे, ठीक है। 1801 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने अलेक्जेंडर कैनिंगम के प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। पुरातत्व जो भी पहले वाला सामान है उसको जांचना परखना क्या कहलाता है, पुरातत्विक। जो पुराना सामान है, ऐसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता, वहाँ का क्या क्या चीज मिला है उस पर रिसर्च करना, ये सब। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व ASI को एकत्रित एवं केंद्रीय स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल ने इसका नया महानिदेश नियुक्त किया, ठीक है। जहाँ जॉन मार्शल आएगा वहाँ हड़प्पा सभ्यता आएगा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी में भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय रहा। वो इतना लोगों को मानता था, मतलब बहुत व्यवहार उसका अच्छा था। 1899 ईस्वी में 1900 ईस्वी में इसका अकाल पड़ा। इसके लिए कर्जन ने सर एंटोनी मैक्डोनाल्ड की अध्यक्षता में एकल अकाल की आयोजना घोषित की, अकाल आयुक्त के गठन की सिफारिश किया, ठीक है। अब 1901 ईस्वी में क्या होता है, 1901 ईस्वी में सर कालिन स्कॉट मानफ्रीन की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया, अभी पीछे पढ़ाए हैं। 1902 ईस्वी में सर एंड्रयूज
फ्रेजर की अध्यक्षता में नियुक्त पुलिस आयोग का गठन हुआ। ठीक है। अब पूछता है कि पुलिस पूछता है